प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 3 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक क्या है? हिमालय की बेटियाँ। इस पाठ का शीर्षक क्या है? हिमालय की बेटियाँ। इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? नागार्जुन। लेखक कौन है इसके? नागार्जुन है। इस पाठ के शीर्षक से आपको क्या लग रहा है कि हिमालय की बेटियाँ? ये लगता होगा कि हिमालय तो क्या है? एक पर्वत है, तो पर्वत की बेटियां कैसे हो सकती हैं? हमें शीर्षक समझने की आवश्यकता है कि हिमालय एक पर्वत है तो पर्वत की बेटियां कैसे हो सकती हैं। तो इससे हमें समझने के लिए क्या करना है कि नागार्जुन जो है लेखक, उन्होंने क्या किया है? हिमालय का मानवीकरण किया है। हिमालय का क्या किया है? मानवीकरण किया है। हिमालय को एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या किया है? हिमालय पर्वत जो है उसे मानव मान करके प्रस्तुत किया है लेखक ने। और फिर हिमालय की बेटियां कौन हुई? हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उन्हें कवि लेखक ने क्या बताया है? हिमालय की बेटियां बताया है कि किस तरह से हिमालय का जो लगाव है वो उन नदियों के साथ में जुड़ा हुआ है। इस संबंध में इस पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। यह एक क्या है? निबंध है। यह हिंदी की कौन सी विधा है? निबंध है। प्रश्न आपके पास आ जाएगी कि हिमालय की बेटियां जो हैं वो कौन सी विधा है? तो यह क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। इसके लेखक का नाम क्या है? नागार्जुन है। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक का नाम क्या है? नागार्जुन है। ये हिंदी की कौन सी विधा है? निबंध है। ठीक है। हिमालय की बेटियां कौन है? नदियों को बोला गया है। इस पाठ का शीर्षक हिमालय की बेटियां क्यों रखा गया है? तो इसमें हिमालय का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। और हिमालय की बेटियां किन्हें बताया गया है? हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं उन्हें क्या बताया है? हिमालय की बेटियां बताया है। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक क्या कह रहा है कि जो नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं, मैदानों में जाकर रुकती हैं, उन नदियों को मैंने अभी तक क्या किया है? बहुत ही दूर से देखा था। वो बड़ी ही गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी ही लगती हैं। मैदानों में पहुंचकर नदियां कैसी लगती हैं? बड़ी ही गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। बिल्कुल शांत जो महिला होती है उनकी भांति वो प्रतीत होती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक क्या कह रहे हैं? जो एक आदर्श महिला है उसकी भांति वे प्रतीत होती हैं, इसलिए मेरे मन में उनके लिए क्या है? एक श्रद्धा के भाव थे। आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। मैं कैसे डुबकियां लगाया करता था? नदी में जब स्नान करने जाता था तो किस तरह से मेरे भाव होते थे? जिस तरह से माँ और दादी, मौसी और मामी, इनकी गोदी में जिस तरह से मैं लेटता था, उसी तरह से इन नदियों की धाराओं में मैं क्या करता था? डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। लेखक क्या कह रहा है कि जब मैदान में नदियां थी तो बहुत ही शांत थी। मैदान में जब नदियां थी तो बहुत ही शांत थी। और वो किस तरह से प्रतीत होती थी? जिस तरह से मैं माँ और दादी, मौसी, मामी आदि को श्रद्धा के भाव से देख करके उनकी गोदी में जैसे लेटता था, उसी तरह से मैं बड़े ही श्रद्धा के भाव से उन नदियों में डुबकी लगाया करता था। परंतु लेखक क्या कह रहा है? इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात लेखक ने इस बार हिमालय पर चढ़ाई करी, तो जो ये नदियां हैं उनका रूप, अलग ही रूप उनके सामने आता है। लेखक के सामने उन नदियों का अलग ही रूप आता है। लेखक क्या कह रहा है? मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही जमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। देखिए, हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो बिल्कुल पतली पतली सी निकलती हैं, ठीक है, और जैसे ही ये मैदानों में फैल जाती हैं तो बहुत ही विशाल रूप में ले लेती हैं, लेकिन यहाँ आकर के ये क्या हो जाती हैं? बिल्कुल ही शांत हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी,
इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक क्या कह रहा है, जब ये नदियाँ हिमालय पर्वत से उतरती हैं तब ये क्या करती रहती हैं, उछलना कूदना, बहुत ही उछलती हुई कूदती हुई आती हैं पत्थरों में से। ऐसे लगता है जैसे ये खिलखिलाकर हंस रही हो, आवाज़ आती है। इनको इनकी ये जो भाव भंगिमा है, इनकी जो ये है स्थिति है, यह इनका उल्लास, ये इनकी खुशी जो है, ये मैदानों में जाकर के बिल्कुल शांत हो जाता है। पता नहीं इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। लेखक कह रहा है, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। लेखक क्या कह रहा है कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या फिर किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मुझे इतना कौतूहल, इतनी जिज्ञासा या इतना आश्चर्य नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला पर। अर्थात बाल लीला क्यों कहा है, क्योंकि वहाँ से वो निकलती हैं और वहाँ आगे जाकर के एक महिला की तरह वह शांत हो जाती हैं। मैदान में जाकर के क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। और यहाँ से जब निकलती हैं तो इसको लेखक ने क्या बताया है, बाल रूप बताया है इनका। तो यहाँ पर जो हिमालय पर जो इनकी बाल लीला है, इनको देख करके लेखक अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, यह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। वहाँ से जब हिमालय से निकलती हैं तब कैसा प्रतीत होता है कि ये बहुत अधिक तेजी से भागती हुई जा रही हैं। तो लेखक कह रहा है, पता नहीं ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका कौन सा लक्ष्य है जिस लक्ष्य ने इन्हें क्या कर रखा है, बेचैन कर रखा है। इतने महान पिता का विराट प्रेम पाकर अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। जिस तरह से ये भागती हुई प्रतीत होती हैं, हिमालय पर से खिलखिलाते उल्लास से युक्त प्रतीत होती हैं, तो लेखक क्या कह रहा है, इतने महान पिता किसे कहा गया है, हिमालय को कहा गया है। महान पिता का विराट प्रेम, इतना अधिक प्रेम पाकर भी अगर इन नदियों का हृदय अतृप्त है, तो लेखक मन ही मन सोच रहा है, लेखक के अंदर जिज्ञासा है कि ऐसा कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा, इनको शांत कर सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन, और निकेतन किसे कहा गया, घर। हिमालय पर्वत जो है, वहाँ का जो आसपास का वातावरण जो है वो कैसा है, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ हैं, बंधुर अधिकताएं, वहाँ की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, सरसब्ज मतलब हरी हरी जो घास से युक्त उपत्यकाएं हैं वहाँ पे। ऐसा है इनका लीला निकेतन। यहाँ इनका जो लीला निकेतन है, इनका जो घर है लीलाएं करने का, वो घर का दृश्य ऐसा सुंदर है। खेलते खेलते जब ये जरा सी दूर निकल जाती हैं तो देवदार, जब ये थोड़ी सी और आगे दूर निकलते हैं अपने हिमालय पर्वत से, तो क्या दिखता है, देवदार जो वृक्ष हैं वो चीड़ के वृक्ष हैं। ये सारे वृक्षों के नाम है, सरो, चिनार, सफेदा, केल, ये सारे के सारे क्या हैं, वृक्षों के नाम है। ये सारे वृक्ष जंगलों में होते हैं। उनके पास से होते हुए जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। लेखक क्या बताने जा रहा है कि पहले ये हिमालय पर्वत पर होती हैं जहाँ पर ये लीलाएं करती हैं, तो पहले वहाँ का दृश्य बताया है कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर घर के बारे में बताया है। उसके बाद में जब ये खेलते खेलते आगे निकल जाती हैं थोड़ी सी, तब उन्हें क्या मिलता है, बड़े बड़े वृक्ष मिल जाते हैं, जैसे देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल, ये सारे वृक्षों के नाम हैं। इनके जंगलों में वो पहुंच जाती हैं। तब लेखक कह रहा है शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता, तब इन्हें लगता है कि हम इतनी सुंदर जगह से फिर आगे निकल आए हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना स्वर धुनता होगा। लेखक क्या कह रहा है, लेखक ने बूढ़े हिमालय को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। तो क्या बताया है कि पता नहीं कौन जानता होगा कि हिमालय जो है बूढ़ा बेचारा, इन नटखट जो बेटियां हैं इनको रखने के लिए अपना सिर सारे दिन धुनता रहता होगा, कितना सिर धुनता होगा, कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही का क्या है। लेखक क्या कह रहा है कि बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं हिमालय की, अगर उनसे जाकर पूछें तो हिमालय किस दिशा में स्थित है,
उत्तर दिशा में। हिमालय भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में है। तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय और रखा ही क्या है? क्या बताने जा रहा है लेखक कि उत्तर में हिमालय पर्वत जो है बिल्कुल मौन अवस्था में रहता है। उससे निकलने वाली नदियां जो हैं वो बहुत ही चंचल होती हैं। इस तरह से इस पैराग्राफ में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से किनके हिमालय की बेटियां किसे बताया गया है। जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन्हें बताया गया है। लेखक ने क्या बताया है कि मैदान में जाकर ये नदियां क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ही शांत हो जाती हैं। और जब ये हिमालय से निकलती हुई जब लेखक उन्हें देखता है तो इनका अलग ही रूप देखता है कि किस तरह से ये चंचल होती है। इनका उछलना कूदना खिलखिलाकर हंसना ये सारा मैदानों में जाकर के क्या हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। लेखक ने इनको कैसे किसकी संज्ञा दी है? एक लड़की की संज्ञा दी है। लड़की नदियों को किसकी संज्ञा दी है? लड़की की संज्ञा दी है। और इन्हें बाल लीला, हिमालय पर्वत से जब निकलती हैं तो उन्हें क्या बताया है? बाल लीला करते हुए बताया है लेखक ने। और हिमालय को महान पिता किसे कहा गया है? नदियों का हिमालय को कहा गया है, जो अपने इन बेटियों से क्या करता है? अत्यधिक प्रेम करता है। हिमालय का दृश्य कैसा बताया है कि बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, अनेक सब्जियों से युक्त उपत्यकाएं हैं वहाँ पे। ये सारा का सारा लीला निकेतन किनका है? इन नदियों का ही है। फिर आगे निकल कर ये कहाँ निकल जाते हैं? जंगलों में निकल जाते हैं, जहाँ पर ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल। जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती हुई बातें याद करने का मौका मिल जाता है। क्या कहा है कि एक जो हिमालय है, ये बेचारा बूढ़ा हिमालय अपने नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। लेखक क्या बता रहे हैं कि जो इन हिमालय की नटखट बेटियां हैं, इनके लिए ये हिमालय बेचारा कितना परेशान होता होगा। आगे क्या बता रहा है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। लेखक क्या कह रहा है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है? नदियां हैं। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। क्या बताया है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो मुख्य नदियां हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या हैं? मुख्य नदियां। ये सारी की सारी इन्हीं दो नदियों से ये सारी नदियां निकलती हैं। ये दोनों मुख्य नदियां हैं। इन्हीं नदियों से ये सारी की सारी क्या होती हैं? नदियां निकलती रहती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं? रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। ये सारी की सारी छोटी बड़ी जितनी भी बेटियां हैं उनका नाम आंखों के सामने आ जाता है इन दोनों को नाम सुनते ही। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वास्तव में जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ नहीं है, इन्हीं सारी नदियों से मिली हुई ये नदियां हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। क्या कह रहे हैं? जो दयालु हिमालय है, इनके पिघले हुए दिल के मतलब इनसे जो बर्फ पिघलती है उनकी एक एक बूंद, इनकी सारी जो नदियां मिल करके कब इकट्ठा होकर के ये जो दो महानदियां हैं इनका रूप ले लेती हैं और फिर आगे जाकर के किस में मिल जाती हैं? समुद्र में प्रवाहित हो जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। लेखक ने यहाँ पे इस पूरे पाठ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है कि वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है वह कितना सौभाग्यशाली होगा। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आई होगी कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक क्या कह रहा है? जिन लोगों ने इन नदियों को केवल मैदानों में ही देखा होगा, जो बिल्कुल शांत एकदम संभ्रांत रहती हैं, मैदान में जाकर नदियां क्या हो जाती हैं? बिल्कुल शांत हो जाती हैं। लेकिन जब पर्वतों से ये नदियां उतरती रहती हैं तो कैसी होती हैं? अत्यधिक चंचल होते हैं, खिलखिलाकर हंसती हुई प्रतीत होती हैं, उल्लास से भरी हुई प्रतीत होती हैं। लेखक कह रहा है कि शायद अगर उन्होंने केवल मैदानों में देखा होगा तो वो लोग जो हैं वो बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करते हैं इस बात से वो
अनजान होंगे, उन्हें नहीं पता होगा। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही आकर्षक नहीं हो, ये जो नदियाँ हैं ये भले ही वहाँ पर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को आकर्षित नहीं करती होंगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। क्या कह रहा है लेखक कि चाहे ये नदियाँ जो पर्वतों से निकलती हुई वहाँ के पहाड़ी लोगों को आकर्षित नहीं करती होंगी, लेकिन मुझे जो मुझे बहुत ही लुभावना प्रतीत हुआ, अच्छा लगा। और मुझे जो है इस हिमालय को ससुर, क्यों? क्योंकि हिमालय की बेटियों किससे मिल जाती हैं? जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय जो भी नदियाँ हैं वो किससे मिल जाती हैं? समुद्र से मिल जाती हैं। इसलिए हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका क्या कहने में, दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं होती है। क्या कह रहा है लेखक कि मुझे हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं होती है। इस प्रकार से हम आगे का जो पाठ है वो आगे के वीडियो में पाठ और इसके प्रश्नोत्तर पूर्ण करेंगे। तब तक आपको इसमें से जो भी ओबीटी मिलती है वो पूर्ण करनी है। एक बार वापस इसका ध्यान रख लेना। हिमालय की बेटियां, हिमालय का इसमें क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। यह एक क्या है? निबंध है। यह क्या है? गद्य की निबंध विधा है। इसके लेखक का नाम क्या है? नागार्जुन है। इसमें लेखक का नाम क्या है? नागार्जुन है। इस पाठ में हिमालय की बेटियां किसे कहा गया है? हिमालय की बेटियां नदियों को कहा गया है। मैदान में नदियों का रूप कैसा होता है? गंभीर और शांत होता है। वह किस तरह प्रतीत होती हैं? एक संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती हैं। लेकिन हिमालय के ऊपर इनका रूप कैसा होता है? ये उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, अत्यधिक उल्लास से भरी हुई होती हैं ये, ठीक है। और इसके बाद में आप इसमें ये देखना है कि इन नदियों का पिता किसे कहा गया है? महान पिता हिमालय को कहा गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी किन से मिलकर बनती हैं? ये सारी नदियां रावी, सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिस, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि इन सभी नदियों से मिलकर के किससे बनती हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती हैं। और लेखक ने हिमालय को क्या बताया है? ससुर बताया है। और समुद्र का उसका क्या बताया है? दामाद के रूप में बताया। क्यों बताया है? क्योंकि जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, जिस तरह से पिताजी से बेटी जो अलग होती है वो अपने पति से मिल जाती है, उसी प्रकार से ससुर जो है हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो किससे मिल जाती हैं? जाकर के समुद्र से मिल जाती हैं। इसलिए लेखक ने किसको बताया? समुद्र को क्या बताया है? हिमालय का दामाद बताया है। इस तरह से आप इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ना और इसके जो भी ओबीटी मिलते हैं वो आप पूर्ण करना। धन्यवाद।